So welcome you all to second part of the video of chapter number 1 forces. So in the first part we have discussed various things जैसे कि हमने पढ़ा लीनियर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि टॉर्क क्या होता है, पिवट क्या होता है। बट इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एक चीज़ के बारे में जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पार्ट में अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मूव कर रहा है, या तो रेस्ट पर है, या तो रुका हुआ है, या फिर मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम दो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन। इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन, जिसे हम स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। A body a body is said to be in equilibrium when all the forces and moments, यानी कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब मानी जाएगी जब उसके ऊपर लग रहे सारे फोर्सेस और टॉर्क्स acting on it balance each other so that it remains at rest or continues to move with constant velocity। तो या तो वो रेस्ट पर रहे, या तो वो रेस्ट पर रहे, या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। अब वो किस तरीके का इक्विलिब्रियम है हम आगे देखते हैं कि इस वाले इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड इस वाले इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक बॉडी रेस्ट पर रहेगी कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्सेस सारे अनबैलेंस्ड एक्ट ना करें, और वो मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी जब तक एक ऐसा फोर्स ना लगे जो उसको रोक दे। राइट, वो रहा लॉजिक। अभी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या क्या है? कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन है फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो जैसे मान लो मेरे पास, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, ये बहुत सारे मैंने फोर्स बनाए, F1 F2 F3, है ना। तो मान लो ये मेरा 2 न्यूटन है, दिस इज माई 2 न्यूटन, दिस इज माई 3 न्यूटन एंड दिस इज माई 3 न्यूटन। तो हमने देखा कि ऊपर सारे लग रहे जो फोर्स है वो पॉजिटिव मान लिए, नीचे जो फोर्स लग रहे हैं वो नेगेटिव मान लिए। तो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू जीरो। तो नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ all the forces acting on the object, acting on the object are zero, is zero। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जिसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगा, फोर्स ही जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने क्या बताया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन m इंटू ए, दिस विल बी जीरो, विच मीन्स फोर्स इज जीरो। फोर्स इज जीरो। तो कुल मिला के बात यह है कि बेशक ऑब्जेक्ट चल रहा हो या रुका हुआ हो, उसके ऊपर कुल मिला के फोर्स लगना चाहिए जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकेंड इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ नेट मोमेंट या फिर नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। तो टॉर्क कितना बेटा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3
ये सारे इन सभी टॉर्क्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मानो एक रॉड बनाओ, तुम लोग एक रॉड बनाओ, है ना, एक रॉड बनाओ, एंड मैंने यहाँ पे लेट्स यहाँ पर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ये मेरा पिवट है, एंड यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, एंड यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन। मान लो डिस्टेंस है, पिवट से डिस्टेंस है मेरा 3 मीटर, और ये भी क्या है, लेट्स से 4 से 15, तो हम कह सकते हैं इसको कि 3 तो नहीं कह सकते, चलो कुछ और ले लेते हैं, 5। लेट्स से ये एक डिस्टेंस है जिसको हमने बोल दिया आर, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस है कोई। तो हमने देखा कि अभी अभी फिलहाल 3 न्यूटन फोर्स पे ध्यान दो, तो 3 न्यूटन फोर्स क्या होगा, इसको कैसे घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्सेस होते हैं, जो टॉर्क्स होते हैं, उसका जो साइन हम लिखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, तो अच्छा आदमी, तो पॉजिटिव। वेरएज जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं वो स्क्रू को अंदर घुमाता है, तो वो गंदा आदमी नेगेटिव है। तो हमने लिखा कि इसकी वजह से जो टॉर्क है ना, 3 न्यूटन की वजह से, उसको मान लिया मैंने टॉर्क 1, उसकी वजह लिखी मैंने 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि होगी पॉजिटिव। सिमिलरली टॉर्क 2 ड्यू टू 4 न्यूटन फोर्स विल बी हाउ मच 4 इंटू आर, बट नेगेटिव। अगर इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रहना है तो हमें चाहिए कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 शुड बी 0। अब टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 का जो सम है वो 0 तभी हो सकता है जब टॉर्क 1 बराबर टॉर्क 2 हो, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, और जो टॉर्क 2 है वो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी कहानी है। नाउ हेयर द बॉडी डज नॉट रोटेट, ऑब्वियस सी बात है, अगर टॉर्क 0 होगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, एंड देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। A body is in complete equilibrium when sum of forces and sum of torque are 0. All the translation force, linear force and rotating force, torque जो है, अगर वो उनका सबका सम 0 हो जाए तो वो complete equilibrium कहलाता है, ठीक है। अच्छा, important part ये है कि both condition must be satisfied simultaneously. Now whatever we have studied in this particular slide and in the previous slide, उसका हम देख लेते हैं रिवीजन, कंक्लूजन देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी इज एट रेस्ट, रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट टॉर्क 0। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द बॉडी मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0। एग्जांपल, अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है, तो इसका किसका एग्जांपल हो, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अ ट्रेन मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन अ ट्रैक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वेयरएज स्टैटिक में अ बुक लाइंग ऑन टेबल, कुल मिला के फोर्स 0 रखता है तो वो रेस्ट पर ही रहती है, घूमती नहीं है। अ हैंगिंग पिक्चर फ्रेम रेस्ट पर रहती है, एक बिल्डिंग रेस्ट पर है, पार्क कार रेस्ट पर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। क्लियर। तो ये है कि भाई स्टैटिक रुका हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, and this object is moving with constant velocity. क्लियर। अच्छा, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इज one of the most important topic when you have to consider numericals. क्लियर, न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें है क्या चीज़ वो देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के सही समझाऊंगा। अब मान लो यहाँ पर देखो, इन दिस एग्जांपल दिस इज पिवट, दिस इज व्हाट, पिवट। अब यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पी लग रहा है, क्यू लग रहा है और आर लग रहा है, पी क्यू एंड आर लग रहा है। तो जब इस पे पी क्यू और आर फोर्स लग रहे हैं तो पी इस रॉड को घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज,
P घुमाना चाहेगा इसको क्लॉकवाइज, Q घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, वेरस R घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकाल लेते हैं। फॉर P, फॉर फोर्स P, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क टॉर्क हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A, एंड टॉर्क एंड फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? P, तो A इंटू पी। अब ये घुमा रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस टॉर्क विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, मैं अगर Q के लिए लिखूं सेम चीज, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क टॉर्क P, टॉर्क Q, तो हो जाएगा डिस्टेंस देखो B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B और एंटी क्लॉकवाइज, तो B इंटू Q, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। सिमिलरली R के लिए टॉर्क R इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस C और फोर्स क्या है? R, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव, ये मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कहा ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का ये थ्योरी है, मतलब ये लॉजिक ये है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो होने चाहिए इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, यानी कि जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, जैसे कि A इंटू पी प्लस B इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होने चाहिए, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होने चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार। क्या है? लेट A, B एंड C be the perpendicular distances of force P, Q and R from the turning point F. This is turning point F, जिसे हम कहते हैं पिवट। Moment of force due to P is equals to P into A, and that is in anti-clockwise direction. Moment of force due to Q is again anti-clockwise, Q into B. Moment of force due to R is in clockwise direction, R into C. तो क्या है कि मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा है? R इंटू सी, और मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा है? P इंटू ए प्लस क्यू इंटू बी। दिस इज द इक्वेशन विच इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि अल्टीमेटली मुझे ये पता होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। आया समझ? This is called principle of moment. If a number of forces acting on a rigid body kept in equilibrium, then sum total of all the clockwise movements about the turning points is equal to sum of total of anti-clockwise movements। यानी कि जो clockwise movements हैं वो बराबर होने चाहिए anti-clockwise movements के, तभी मुझे मिलेगा टॉर्क इक्विवेलेंट टॉर्क जीरो, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट when we are solving numericals। तो theory part of this chapter is almost complete, when we will be solving numericals, जैसे कि यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, न्यूमेरिकल्स है ना, एक सेंटर ऑफ मास भी हमें पढ़ना है, तो वो भी पूरा कर लेते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हमें काम आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्लियर? तो आई गेस यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। सेकेंड पार्ट इज स्टिल दिस पॉइंट, and in the next part we will be studying center of mass and center of gravity, and after that we will be completing the numericals of the chapter. Thanks for watching.